हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज थोड़ा सा मेरा सेटअप फिर से थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि जहां मैं वीडियो शूट करता था वहां कुछ प्रॉब्लम चल रही है, अभी कुछ रेनोवेशंस हो रही हैं। तो ये मेरी छोटी डॉटर है जो उनका रूम है, तो वहाँ पे आज मैंने ये वीडियो शूट की है। आज दोस्तों मैं आपको दो चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पहला, वैनाशिक नक्षत्र क्या होता है। इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन मेरे पास बहुत सारी मेल्स आई हैं और बहुत सारी कुछ रिक्वेस्ट आई थी कि इसके ऊपर दोबारा से एक वीडियो बनाएं। तो इन शॉर्ट आज मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। सेकंड पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा दोस्तों कि जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी, जिस एक लड़की के बारे में हमने डिस्कस किया था और उनकी प्रेगनेंसी अभी ड्यू थी सितंबर में, तो उन्होंने मुझे और टाइमिंग्स निकालने के लिए बोला था अपने चाइल्ड बर्थ की, किस समय हम टाइमिंग्स निकाल सकते हैं, कौन सा लगन सूट रहेगा, कौन सा डे सूट रहेगा। तो 10th ऑफ सितंबर उन्होंने चूज़ किया था कि 10th ऑफ सितंबर को ही हम करना चाहते हैं। तो उस दिन मैंने उनको एक पर्टिकुलर टाइम और लगन निकाल के दिया, लेकिन उसके ऊपर मैं आपको आज बताऊँगा दोस्तों कैसे डिफरेंट लोगों के बीच में कॉन्ट्रडिक्शंस हो जाती हैं और जो मंदिर के जो पंडित होते हैं उनको कितने % नॉलेज होती है और कैसे वो सामने वाले को गुमराह करते हैं। तो इस वीडियो में मैं किसी भी व्यक्ति को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी वैदिक एस्ट्रोलॉजी को प्रमोट कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप भी इस नॉलेज को सीखें, कैसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है और उसका फिर सॉल्यूशन कैसे निकाला हम लोगों ने। तो पूरा डिटेल्स आपको इस वीडियो में बताऊँगा दोस्तों। थोड़ी सी वीडियो लंबी रहने वाली है, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको बेयर करना पड़ेगा। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं, ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूँगा। वैनाशिक नक्षत्र क्या होता है, पहले हम ये जान लेते हैं। आपके जन्म नक्षत्र से जब 22वां नक्षत्र जो भी होगा वो वैनाशिक नक्षत्र कहलाता है दोस्तों। वैनाशिक नक्षत्र का मतलब क्या है? विनाश करने वाला, बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब भी आप कोई मुहूर्त निकालते हैं, कोई शुभ काम करना चाहते हैं, कोई नए मकान में शिफ्ट करना चाहते हैं, कोई गाड़ी लेना चाहते हैं, कुछ भी आप कोई शुभ काम करना चाहते हैं, तो वैनाशिक नक्षत्र वाले दिन को आपको अवॉइड करना है। अपने जन्म नक्षत्र से आप 22वां नक्षत्र गिन सकते हैं, वहाँ से उस दिन अगर वो नक्षत्र पड़ रहा है तो उस दिन को आप अवॉइड करेंगे। उस दिन का कोई भी मुहूर्त आपको नहीं निकालना है दोस्तों। ये तो हो गया एक कॉन्सेप्ट। अब दूसरा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ज़्यादा फोकस चंद्रमा पर रहता है दोस्तों, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम नॉर्मली मिस कर देते हैं, नहीं देखते हैं, वो है सूर्यदेव। जी हाँ, कुंडली में सूर्यदेव आपकी वाइटैलिटी के कारक होते हैं, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को वो कंट्रोल करते हैं। और अगर आपको सूर्यदेव की रोशनी प्राप्त नहीं होगी, उसकी लाइट नहीं मिल पाएगी, तो आप उसके डिसएडवांटेजेस समझ सकते हैं कि क्या होगा, बॉडी पे किस तरह का इफ़ेक्ट आएगा। तो सूर्यदेव आपके जिस भी नक्षत्र में होंगे दोस्तों, मान लीजिए सूर्यदेव, एक एग्जांपल कुंडली में आपके सामने यहाँ शेयर कर रहा हूँ। ये एक लड़की हैं, इनका डेट ऑफ बर्थ अराउंड 2003 के आसपास है। तो इन्हीं की कुंडली से मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल बताने की कोशिश करता हूँ। सूर्यदेव इनके मृगशिरा नक्षत्र में, आई थिंक मैं कुंडली में देख लेता हूँ। जी हाँ, सूर्यदेव इनके एक मिनट मैं चेक भी कर लेता हूँ। सूर्यदेव इनके मृगशिरा नक्षत्र में हैं दोस्तों। तो मृगशिरा से अगर आप 22वां नक्षत्र गिनेंगे, मैं गिन के आपको बता देता हूँ, हालांकि स्क्रीन पे आपके स्क्रीनशॉट भी दिखाई देगा। तो मृगशिरा पे हमें फिंगर रखनी है। मृगशिरा, आर्द्रा, पूर्णवसु, पुष्य, आश्लेषा, उसके बाद मघा। तो इस तरह से आप गिनना चालू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो मृगशिरा से हम 22वां नक्षत्र जो है उत्तर भाद्रपद आता है दोस्तों। उत्तर भाद्रपद के लॉर्ड हैं शनिदेव, ये आपको पहले देख लेना है। अब हम कुंडली पे वापस चलते हैं। तो आप इनकी कुंडली में देखेंगे, मैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे साथ साथ देख रहा हूँ ये कुंडली। तो आप इनकी कुंडली में देखेंगे, साथ साथ मैं भी देख लेता हूँ कुंडली। आप इनकी कुंडली में देखेंगे कि शनिदेव इनके चौथे घर में हैं दोस्तों। तो पहले आपको ये एनालाइज कर लेना है कि उत्तर भाद्रपद जो है 22वां नक्षत्र आया था, उसके लॉर्ड शनिदेव हैं, वो कुंडली में किस पोजीशन पे हैं।
अगर वो कुंडली में अच्छे होंगे, शुभ ग्रहों द्वारा दृष्ट होंगे, कोई भी उन पे पाप प्रभाव नहीं होगा, तो विनाशिक नक्षत्र का जो इफ़ेक्ट होता है वो सिर्फ 5 या 10% ही रह जाता है दोस्तों। लेकिन अगर कुंडली में शनिदेव आपके खराब हैं, वीक हैं, अस्त हैं, पाप ग्रहों द्वारा दृष्ट हैं और फंक्शनल मैलेफिक भी हैं कुंडली में, तो आप मान के चलिए ये शनिदेव आपको परेशानी देंगे अपनी दशांतर दशा में, या जिसके साथ वो बैठेंगे उनकी दशांतर दशा में, या जिसकी राशि में वो बैठेंगे उनकी दशांतर दशा में। तो देखिए यहाँ शनिदेव सूर्यदेव के साथ हैं और सूर्यदेव ने उनको अस्त कर रखा है, तो शनिदेव की पोजीशन यहाँ अच्छी नहीं है दोस्तों। षटबल में भी शनिदेव के पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। और शनिदेव की जो दूसरी राशि है दोस्तों, आप ऊपर देख रहे होंगे, कुंभ राशि में मंगल देव विराजमान है। तो जब भी शनिदेव की दूसरी राशि भी पीड़ित हो जाती है, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले भी बताया है, तो उस केस में प्लैनेट खुद भी पीड़ित हो जाता है। तो मंगल देव शनिदेव के शत्रु हैं दोस्तों, दोनों में शत्रुता रहती है। तो मंगल देव कुंभ राशि में आने की वजह से मंगल देव का भी जो इफेक्ट होगा वो शनिदेव पर पड़ेगा दोस्तों। तो अल्टीमेटली क्या होगा, 4th हाउस को शनिदेव ने बुरी तरह से ख़राब कर दिया है। यहाँ पे 4th हाउस इनकी माता का है, माता को हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। 4th हाउस इनकी जहाँ पे इनका प्लेस ऑफ बर्थ है वहाँ से ये शिफ्ट कर सकते हैं एक या दूसरे घरों में, क्योंकि 4th हाउस इनकी सुख स्थान है। 4th हाउस इनके एजुकेशन का भी है दोस्तों, जो बेसिक एजुकेशन होती है। तो यहाँ बेसिक एजुकेशन में भी शनिदेव प्रॉब्लम डालेंगे, प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे और एजुकेशन किसी वजह से कंप्लीट नहीं हो पाएगी, उसमें ब्रेक होगा, उसमें चेंज होगा। तो 4th हाउस से रिलेटेड उनकी एज के अकॉर्डिंग, ये अभी 17-18 साल की हैं, तो उनकी एक एज के अकॉर्डिंग देश काल पात्र आपको यूज़ करना है। तो इस तरह का इफ़ेक्ट जो आता है दोस्तों। अब सेकंड, आपको विनाशिक नक्षत्र में और क्या देखना है, हमें ये देख लेना है कि कोई और प्लैनेट तो विनाशिक नक्षत्र में नहीं है। तो इनकी कुंडली में हम देखते हैं दोस्तों, उत्तर भाद्रपद लगन का जो नक्षत्र है वो उत्तर भाद्रपद आ रहा है दोस्तों। तो इस केस में लगन भी पीड़ित हो जाएगा, आपको बहुत जल्दी हेल्थ इश्यूज़ फेस करनी पड़ सकती हैं, हेल्थ आपकी वीक रहेगी, हेल्थ आपकी कमज़ोर रहेगी। तो इस तरह से प्रेडिक्शंस जो आप कर सकते हैं। शनिदेव लगन पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो लगन आपका वीक हो जाएगा। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होंगे। अगर आप उनको बाहर भेजते हैं, बाहर पढ़ने के लिए वो जाते हैं या स्कूल जाते हैं, तो बहुत जल्दी जो है उनको खांसी, जुकाम, बुखार, इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है कैच कर जाती हैं दोस्तों। तो विनाशिक नक्षत्र को आप इस तरह देख सकते हैं। अपने जन्म नक्षत्र से भी मैंने आपको बता दिया। इसी तरह से इसको आप हर प्लैनेट से लगा सकते हैं दोस्तों। मान लीजिए आपको अपनी इंटेलिजेंस, किसी की अपनी नहीं मैं कह रहा हूँ, किसी की भी इंटेलिजेंस के बारे में आपको थोड़ा सा एक ब्रॉडर वे में आइडिया लगाना है, तो बुध देव देखिए कौन से नक्षत्र में है, उससे 22वें नक्षत्र का लॉर्ड कुंडली में कहाँ प्लेस्ड है। अगर 22वें नक्षत्र का लॉर्ड कुंडली में अच्छी जगह प्लेस्ड नहीं होगा तो आप मान के चलिए कहीं ना कहीं आपके माइंड में, आपके इंटेलिजेंस में कुछ ना कुछ वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे जब उनकी दशांतर दशा आएगी। तो ये एक कॉन्सेप्ट हो गया दोस्तों। तो इस पार्ट को मैं अब विनाशिक नक्षत्र का जो कॉन्सेप्ट है, आई थिंक ये पूरी तरह से क्लियर हो चुका है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब सेकंड पार्ट में बात करते हैं दोस्तों, जो कुंडली मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक डिस्कशन करी थी कि प्रेगनेंसी है किसी फीमेल को और वो एक्सपेक्टेशन कर रही हैं, तो उनकी मदर ने मेरे को डेट निकालने को बोली थी। तो मैंने 10 सितंबर 4:30 PM को डेट निकाली दोस्तों। उस समय मकर लगन आता है और लगन में ही शनिदेव हैं, लग्नेश लगन में ही हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो 4th हाउस में मंगल हैं, वो भी अपनी मूल त्रिकोण राशि में हैं और मंगल रेक्टोग्रेट भी हैं। अभी कोई भी प्लैनेट जब अपनी मूल त्रिकोण राशि में होते हैं और रेक्टोग्रेट होते हैं तो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। उसके बाद चंद्रमा एक्सॉल्टेड हैं, 2 नंबर राशि में है, 5th हाउस में है, त्रिकोण भाव में है। राहु 6ठे घर में है, 6ठे घर में राहु बहुत पावरफुल माने जाते हैं, ये सबको मालूम है। और मिथुन राशि में राहु वैसे भी बहुत पावरफुल होते हैं। उसके बाद 4 नंबर राशि जो 7th हाउस में आ रही है, वहाँ शुक्रदेव प्लेस्ड है।
ये शुक्रदेव की थोड़ी सी पोजीशन जो है डिविएटिंग होती है, लेकिन इसमें हमें डर की बात इसलिए नहीं है कि जिसकी राशि में शुक्रदेव है वो चंद्रमा एग्जॉल्टेड है दोस्तों। हालांकि कृष्ण पक्ष में जन्म है क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन सारी चीज़ें एक साथ नहीं मिलती हैं। 8th लॉर्ड सूर्यदेव बनेंगे यहाँ पे, 8th लॉर्ड 8th में ही है, ये भी एक बहुत अच्छी बात होती है, कहीं पे वो डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे। और 8th लॉर्ड को आयु का कारक माना जाता है, तो अष्टमेश जब अष्टम में होते हैं तो बहुत पावरफुल होते हैं। सूर्यदेव पर किसी भी प्लानेट का कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं है दोस्तों। जब भी 8th लॉर्ड पर कोई नेगेटिव इफेक्ट आता है तभी वो अपना बुरा रिजल्ट देता है दोस्तों। उसके बाद 6 नंबर राशि आएगी, वहाँ पे बुध देव प्लेस्ड हैं, तो भाग्य के स्वामी भाग्य में ही प्लेस्ड हैं और एग्जॉल्टेड हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि में है। इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती है। 7, 8, 9 में कोई प्लानेट नहीं है और 12th लॉर्ड 12th में ही है, साथ में केतु देव विराजमान है। तो जब भी गुरुदेव के साथ केतु देव विराजमान होते हैं, गुरुदेव अपनी राशि में होंगे या अपनी एग्जॉल्टेड राशि में होंगे, 6th हाउस में हो या 12th हाउस में हो, तो केतु जो है उनकी क्वालिटीज़ को 4 गुना और एक्सपैंड कर देता है दोस्तों। ये थोड़ी सी डीपर प्रेडिक्शंस हैं, इसके ऊपर धीरे धीरे मैं और आपको एक्सप्लेन करूँगा आने वाले समय में। तो सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ बिल्कुल अच्छे से अप्लाई हो रहे हैं। लगन से त्रिकोण में चंद्रमा है, लगन से त्रिकोण में बुध हैं, 2 शुभ प्लैनेट्स लगन से त्रिकोण में है। लग्नेश भी वहीं प्लेस्ड है, उससे भी त्रिकोण में है, लगन को भी बल मिल रहा है, लग्नेश को भी बल मिल रहा है। और शुक्रदेव भी एक शुभ प्लैनेट है दोस्तों, वो भी अपनी दृष्टि जो है शनिदेव पर डाल रहे हैं। तो चारों तरफ से कुंडली में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। शनिदेव, मंगलदेव, चंद्रदेव, शुक्रदेव और बुधदेव, देखिए 5 प्लैनेट्स केंद्र त्रिकोण में है, कुंडली में बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है। थोड़ा सा योग जो है उस दिन खराब है, वज्र योग है। वज्र योग जो होता है इंद्र का अस्त्र माना जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा खराब योग नहीं है कि इसको बहुत ज़्यादा बुरा माना जाए। ऐसे लोग बहुत तेज़ तरार हो सकते हैं, बिजली की तरह कड़कने वाले, तो ये योग इसको रिप्रेजेंट करता है। और करण भी बहुत ज़्यादा शुभ नहीं है, लेकिन लगन लॉर्ड बहुत पावरफुल हैं और भाग्य के स्वामी बहुत पावरफुल हैं, चंद्रमा भी एग्जॉल्टेड है। तो इस तरह हम इसमें रिस्क ले सकते हैं, इस चार्ट को हम बिल्कुल 100% ले सकते हैं दोस्तों। 4:30 का मैंने टाइम इसलिए लिया, उसमें कुछ कैलकुलेशंस हैं। लगन की डिग्रीज उस समय 13 थी, 13 हैं, सॉरी 13 थी नहीं, 13 हैं। और भाग्य के स्वामी जो बुध देव हैं उनकी डिग्रीज भी 13 हैं दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जब भी कोई शुभ प्लैनेट अगर आपके भाग्य का स्वामी है या लगन का स्वामी है, उसकी डिग्रीज लगन के बिल्कुल बराबर हो जाती हैं, तो वो बहुत पावरफुल हो जाता है। जब भी उसकी दशा अंतर दशा आएगी तो वो बहुत पावरफुल होगा। अब नवमांश में चलते हैं। नवमांश में शनिदेव वर्गोत्तम है दोस्तों। इससे अच्छी और कोई बात आई थिंक नहीं होगी हमारे लिए कि D1 चार्ट में लग्नेश लगन में है, लेकिन D9 में वही लग्नेश वर्गोत्तम भी हैं, तो कुंडली बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्शन क्या हो गई कि उन्होंने किसी अपने लोकल पंडित जी हैं, जो उनके घर के आसपास कोई पंडित जी होंगे, उनसे कुछ डिस्कशंस करी, तो पंडित जी ने 10 नंबर लगन की कुंडली को रिजेक्ट किया, ये कहकर कि मंगल देव 4थे घर में होने की वजह से ये बच्चा मांगलिक हो जाएगा। तो एक बेसिक सी नॉलेज की बात है दोस्तों, मांगलिक कब होता है व्यक्ति? मंगल मेष राशि में है तो कभी भी मांगलिक दोष नहीं बनाते हैं, और मंगल सिर्फ 4 डिग्रीज पे है यहाँ पे, तब भी मांगलिक दोष नहीं बनेगा। 7th लॉर्ड एग्जॉल्टेड हैं तो भी मांगलिक दोष नहीं बनेगा। गुरुदेव की दृष्टि मंगल पर पड़ रही है तो भी मांगलिक दोष नहीं पड़ेगा। तो 4 तरह से मांगलिक दोष यहाँ कैंसिल हो जाता है, लेकिन पंडित जी इस बात को एग्री नहीं कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि कुंभ लगन में जो बच्चे को पैदा किया जाए, कुंभ लगन हो जिस समय। तो अब देखिए कुंभ लगन में कितनी सारी नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं, आप ध्यान से कुंभ लगन को देखेंगे, लगन लॉर्ड ही 12वें घर में चले गए हैं। तो ये सिर्फ मैं एक आपको आइडिया बता रहा हूँ दोस्तों कि जो मंदिर के पंडित होते हैं इनमें कितनी नॉलेज होती है और कैसे ये लोगों को गुमराह कर देते हैं। तो मैं आग्रह करता हूँ उन सब लोगों से जो पंडितों को अपने चार्ट्स दिखाते हैं, प्लीज़ आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए डिस्कशन के लिए, जिसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी की
परिपूर्ण नॉलेज हो, पूरी नॉलेज हो, पूरी आपको गाइडेंस करे। और कुंभ लगन में बहुत सी और ख़राबी हैं दोस्तों। भाग्य के स्वामी छठे घर में आ रहे हैं कुंभ लगन में, तो 11, 12, 1, 2, 3, 4 नंबर में शुक्रदेव हैं। तो भाग्य हमारा 9th हाउस में 7 नंबर राशि है, भाग्य के स्वामी छठे घर में आ गए हैं। ये बिल्कुल ही एडवाइजेबल नहीं होता है किसी भी चार्ट के लिए। और 11, 12, 1, 2, 3 चंद्रमा उस समय एग्जॉल्टेड है, लेकिन 4th हाउस में आ रहे हैं। 4th हाउस में चंद्रमा कभी भी एडवाइजेबल नहीं होते हैं दोस्तों, क्योंकि वो उस घर के कारक होते हैं और चंद्रमा को एक जल प्लैनेट माना जाता है दोस्तों। 4th हाउस में उसको कभी भी रिकमेंड नहीं किया जाता है। 5th हाउस में राहु आ गए हैं कुंभ लगन के हिसाब से, तो वो भी रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि 5th हाउस में राहु कहीं ना कहीं व्यक्ति को प्रॉब्लम अवश्य देते हैं दोस्तों। आगे चलेंगे 4, 5 7th हाउस में सूर्य देव को ले लिया है पंडित जी ने, और उनको ये मालूम नहीं है कि 7th हाउस में सूर्य देव बहुत ही डेंजरस होते हैं। जब विवाह की बात होगी तो ये 2 विवाह भी करवाने में नहीं चूकते हैं दोस्तों। उसके बाद 8th लॉर्ड 8th में है बुध देव, ये थोड़ी अच्छी बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कुंभ लगन के लिए। और 6, 7, 8, 9 लाभ के स्वामी लाभ में है, 11वें घर के स्वामी गुरुदेव बनेंगे यहाँ पे, तो ये भी एक अच्छी बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कंपैरेटिवली अगर हम देखेंगे तो मकर लगन की कुंडली जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है दोस्तों। सारे ग्रह केंद्र त्रिकोण में हैं और राहु केतु भी 6, 8 एक्सिस में 6th और 12th में हैं। 8th लॉर्ड भी 8th में है, किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें। तो इस तरह से दोस्तों आप जब किसी का समय निकालना चाहते हैं उसका समय आप निकाल सकते हैं। और मंगल देव उस दिन मृगशिरा नक्षत्र में आने वाले हैं, जो कि मंगल का ही नक्षत्र है, और कुंडली में मंगल पावरफुल स्थिति में है दोस्तों। और जब उस समय का हमने टाइम निकाला और दशा देखी तो मंगल की ही बैलेंस दशा इनको मिलने वाली है उस बच्चे को। तो आई थिंक मेरे ख्याल से 10 नंबर लगन जो था बिल्कुल ठीक था, लेकिन पंडित जी ने उसको क्रिटिसाइज़ किया और ये बोल के कि बच्चा मांगलिक हो जाएगा, उसको आने वाले समय में प्रॉब्लम्स होंगी, और बहुत सी उन्होंने और बला बला कुछ बातें बोली जो उनको नहीं बोलनी चाहिए थी। तो इस तरह मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कैसे दोस्तों 2 लोगों में जब कॉन्ट्रडिक्शंस हो जाती हैं, जिनको वैदिक ज्योतिष की परिपूर्ण नॉलेज नहीं होती है, तो सामने वाला जो आपका क्लाइंट होता है वो कैसे कंफ्यूज हो जाता है और एक गलत स्टेप लेने पर मजबूर हो जाता है दोस्तों। तो इस तरह से जब भी आप कोई मुहूर्त निकालते हैं, कोई किसी बच्चे का आपको जन्म का समय निकालना है कि इस समय जो है ऑपरेशन किया जाए या इस समय जो है उसको पैदा किया जाए, तो आप कुंडली बना के देखिए दोस्तों। उस समय की प्लैनेट्स की पोजीशन देखिए, कितने प्लैनेट्स पावरफुल हैं, लग्नेश की क्या पोजीशन है, भाग्येश की क्या पोजीशन है, चंद्रमा की क्या पोजीशन है। तो बहुत सारे फैक्टर्स उसमें काउंट करते हैं दोस्तों। तो ये एक छोटी सी वीडियो है, और मैं फिर से यहाँ दोहराना चाहूँगा कि मैं किसी को भी यहाँ क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता हूँ। सबको अपनी अपनी नॉलेज होती है, सबके लेवल से प्रेडिक्ट करता है, कोई किस लेवल से प्रेडिक्ट करता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो कुछ और एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आपके साथ मैं लेके आऊँगा। जय शनिदेव।